रहमान रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटर। फिर नेक्स्ट लॉन्ग आर्टिकल है, ये शॉर्ट आर्टिकल है, डेफिनेशन है कैपेसिटर की। उसके बाद कैपेसिटेंस, उसके बाद एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ये तीनों मैंने एक दफ़ा कर दिए एक नशिस्त में। सिंपल हैं, आसान हैं, समझना आसान है इनको। तो कैपेसिटर एक डिवाइस होता है जो चार्ज को स्टोर करता है। ऐसा डिवाइस जो चार्ज को स्टोर करे उसको कैपेसिटर, और दूसरा उसका नाम है कंडेंसर। पहले इसका नाम था कंडेंसर। तो कैपेसिटर और कंडेंसर इज अ डिवाइस टू स्टोर अ चार्ज। हाउ कैपेसिटर इज डेवलप्ड। कैपेसिटर को बनाया कैसे जाते हैं? दो प्लेट्स, सिंपल, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात हो रही है। आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि दो जो है सिंपल प्लेट्स ली जाती हैं, मेटेलिक प्लेट्स। एक प्लेट को जोड़ दिया जाता है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, बैटरी का वोल्टेज V है, और दूसरी प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। अब जिस प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है इट गेट्स पॉजिटिव चार्ज। जिस प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है इट गेट्स नेगेटिव चार्ज। थोड़ा सा ब्रीफ आपको बता देता हूँ कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये स्विच आप क्लोज़ करेंगे चार्जिंग प्रोसेस के लिए, स्विच को क्लोज़ करेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को ये अट्रैक्ट करेगी, ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और इधर आके चिपका देगी। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकले उनके बदले में वो पॉजिटिव चार्ज उतना ही आ गया। जितने निकले नेगेटिव उतना यहाँ पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव यहाँ आके चिपक गया। तो इस तरह जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है वो एक प्लेट को पॉजिटिव कर देता है, नेगेटिव इसको नेगेटिव, और ये चार्ज की मैग्नीट्यूड के लिहाज से इक्वल है। साइन इसका पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव है। इट इज़ कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ये है कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। ये जितनी प्लेट्स के दरमियान वोल्टेज होगी Q उतना ज़्यादा होगा। वोल्टेज ग्रो करती है ना, स्टार्ट में स्विच ऑफ किया वोल्टेज 0 है, फिर वोल्टेज ग्रो करके जितनी वोल्टेज डेवलप होगी उतना चार्ज है। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो ये एक बीच में कांस्टेंट आता है, ये इसकी इक्वेशन है। C कांस्टेंट है। कैपेसिटेंस इसको कहते हैं। इट इज़ एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर अ चार्ज। कैपेसिटर में कितनी एबिलिटी है, कितना को चार्ज वो स्टोर कर सकता है। ये डिपेंड करता है कैपेसिटर की ज्योमेट्री क्या है। ज्योमेट्री का मतलब कैपेसिटर के प्लेट्स का एरिया क्या है, उनके दरमियान ये बीच में डिस्टेंस कितना है, ये इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, और C Q/V, और इसका SI यूनिट जो है वो फैरेड है। फैरेड को डिफाइन करना ये पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में। कैपेसिटेंस इज सेड टू बी 1 फैरेड if 1 coulomb charge is necessary to develop potential difference of 1 volt between two plates. Simple as that. इसको भी 1 कर दे, इसको भी 1 कर दे। That is definition of farad. Now we come to the capacitance C, जो ज्योमेट्री पे डिपेंड करती है। ये शॉर्ट है, ये लॉन्ग आर्टिकल है। जो ज्योमेट्री पे डिपेंड करती है उसका फार्मूला हम डेराइव करने जा रहे हैं। तो यही डायग्राम यहाँ पे चिपकाई जा सकती है, इसी को कंसिडर किया जा सकता है। यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। C होता है Q/V। अब V वोल्टेज फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दरमियान यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो अगर D है, और एरिया इसका ईच प्लेट का एरिया A है, डिस्टेंस D है, तो V जो डेवलप होगा E/D, कि E हर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के हर पॉइंट इनके दरमियान में E की वैल्यू सेम है। E इज़ कांस्टेंट, E इज़ यूनिफॉर्म। तो यू कैन राइट V इज इक्वल टू ED। ऊपर वाली इक्वेशन में लिखा Q/ED, V की जगह ED आ गया। E क्या है? दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और ये हम कैलकुलेट करेंगे जब गॉस लॉ अप्लाई करते हैं। गॉस लॉ से सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये चार्ज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना कैपेसिटर में, ये सिमेट्रिकल है और उस पर गॉस लॉ लगता है। गॉस लॉ से हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो ये सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट है। इसको कैसे पढ़ते हैं? ऐसे लिखते ऐसे हैं, और ये वर्ड क्या है? ग्रीक वर्ड है, दैट इज़
सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, यूनिट एरिया के अंदर कितना चार्ज है, यानी हमें टोटल चार्ज का पता नहीं है, बट वी नो दैट कि यूनिट एरिया के अंदर चार्ज कितना है। सिग्मा होता है क्यू ओवर ए, ठीक है। तो इस इक्वेशन 4 में ये सिग्मा की वैल्यू क्यू ओवर ए जब पुट करेंगे तो ये सिग्मा क्यू ओवर ए ओवर एप्सिलॉन नॉट ई की वैल्यू, ये ई की वैल्यू आप पुट कर दें इक्वेशन 3 में तो सी आ जाएगा। देखिए सी, ये क्यू, ई की वैल्यू क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये वाला फैक्टर जो है ये क्यू से कैंसल आउट, ये वाला फैक्टर ऊपर चला जाएगा। सी की वैल्यू आ जाएगी ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। एप्सिलॉन नॉट सबको पता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, ये कांस्टेंट है। ए एरिया ऑफ द प्लेट और डी डिस्टेंस, यहाँ से कैपेसिटेंस डिपेंड कर रही एरिया पे, डी पे। डिस्टेंस ज़्यादा करेंगे ना प्लेट्स के दरमियान, कैपेसिटेंस कम हो जाएगी, यानी कैपेसिटर के चार्ज के स्टोर करने की जो एबिलिटी है वो कम हो जाएगी। जबकि एरिया प्लेट का बढ़ा देंगे, दोनों प्लेट्स का एरिया बढ़ा देंगे तो सी बढ़ जाएगा, यानी अब कैपेसिटर में चार्ज के स्टोर करने की एबिलिटी ज़्यादा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। अगर इन पैरेलल प्लेट्स के बीच में कोई इंसुलेटर रखा हो, कोई डाइलेक्ट्रिक रखा हो, तो उसका कांस्टेंट होता है एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर को कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट तो है ना वो एब्सोल्यूट परमिटिविटी एयर की या वैक्यूम की, फ्री स्पेस की। तो डाइलेक्ट्रिक के लिए एप्सिलॉन आर आ जाएगा। अगर कोई डाइलेक्ट्रिक इन प्लेट्स के बीच में है, कोई इंसुलेटर, तो फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपके पास जो है वो कैपेसिटेंस आ जाएगी। फाइनल वैल्यू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डी, ये दोनों कांस्टेंट है, ए और डी पे डिपेंड कर रहा है। यही हमने कहा था कि जो कैपेसिटेंस डिपेंड करती है ज्योमेट्री ऑफ द कैपेसिटर, एरिया पे, प्लेट के और उनके बीच में डिस्टेंस कितना, इस पे डिपेंड कर रही है। डिस्टेंस के कैपेसिटेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये आर्टिकल यहाँ पे ख़त्म हुआ। अगला है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। सेम कैपेसिटर वी हैव ड्रॉन हेयर, लाइन नहीं है बल्कि ये एस फॉर्म में रेक्टेंगल बनाया है ऐसे। हर प्लेट का एरिया ए है, इसका भी एरिया ए, इस पे पॉजिटिव चार्ज क्यू, इस पे नेगेटिव, और इनके दरमियान डिस्टेंस दी है। अब एनर्जी कैसे स्टोर होती है? हमने तो पढ़ा था कि कैपेसिटर में चार्ज स्टोर होता है। चार्ज स्टोर होता है तो एनर्जी भी स्टोर होती है। क्या, कैसे स्टोर होती है कि जब आप चार्जिंग कर रहे होते हैं कैपेसिटर की, तो बैटरी एक्चुअली चार्ज को प्लेट्स पे डिपॉजिट कर रही होती है, चार्ज को ले जा रही होती है प्लेट्स पे, और चार्ज प्लेट्स पे डेवलप हो जाता है, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। तो बैटरी को एक्चुअली वर्क डन करना पड़ रहा है। बैटरी इज डूइंग वर्क ऑन चार्ज क्यू टू डिपॉजिट ऑन ईच प्लेट। तो वो जो वर्क डन बाय द बैटरी है, वो चार्ज को कैपेसिटर की प्लेट पे लगाने में वही कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के तौर पे स्टोर हो जाता है, वर्क डन के तौर पे स्टोर हो जाता है। जो वर्क डन बैटरी ने किया है ना, चार्ज को डिपॉजिट करने में, प्लेट पे ले जाने में, प्लेट पे चिपकाने में जो वर्क डन बैटरी ने किया है, वही वर्क डन कैपेसिटर की एनर्जी के तौर पे स्टोर हो जाता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कहीं से नहीं आती, यही बैटरी का वर्क डन किया हुआ। अच्छा, वर्क डन बाय बैटरी क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक में वर्क डन होता है Q इंटू वी, चार्ज इंटू वोल्टेज। वोल्टेज कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में, स्टार्ट में तो वोल्टेज 0 है, जब स्विच ऑन किया है स्टार्ट में वोल्टेज 0 है, एंड पे V हो गई है। तो वी हैव टू टेक एवरेज वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। हमने वोल्टेज की एवरेज वैल्यू लेनी होगी, तो Q इंटू वी एवरेज। वी एवरेज क्या है? स्टार्ट में 0, जब चार्जिंग होगी V ओवर 2, इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2, 1/2 V यहाँ पुट किया। दैट इज़ वर्क डन बाय द बैटरी।
दैट इज वर्क डन 1/2 QV। ये वर्क डन बाय बैटरी एनर्जी बन जाती है उसकी कैपेसिटर की। क्यू की वैल्यू होती है CV, ये यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं, Q = CV। क्यू की CV पुट किया तो ये वर्क डन जो है बैटरी का, इसको आप वर्क डन भी लिख सकते हैं, U भी एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो Q की वैल्यू CV पुट की तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बैटरी इज कन्वर्टेड नाउ इनटू द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, दैट्स वैल्यू इज 1/2 CV²। हम इस एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहते हैं कि कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो ये एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कैसे रिलेट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इस एनर्जी का क्या रिलेशनशिप है। तो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली आपने C की ये वाली वैल्यू A∈0 ε/r/d और V की वैल्यू ED होती है, ये हमें पता है, ठीक है। ये दो वैल्यू यहाँ पुट कर सकते, सिंपल एक ही स्टेप है। तो ये C की वैल्यू पुट की, यहाँ पे 1/2 तो है, ये C की वैल्यू है, ये सारी वैल्यू किसकी है, ये C की वैल्यू है, और ये V² है, V ED होगा तो V² E² D² होगा। एक D इस D से कैंसल आउट हो गया, ठीक। बाकी रिमेनिंग टर्म्स नीचे कुछ नहीं है, D उससे कैंसल हो चुका है, A∈0 ε/r E²। एक टर्म एक D बचा है, एक A बचा है, इधर एक D बचा है। A और D को हमने इकट्ठा लिख लिया। इसका क्या हुआ, एरिया इनटू डिस्टेंस, ये वॉल्यूम बिटवीन टू प्लेट्स के दरमियान जो स्पेस है, ये पैरेलल प्लेट्स ऐसी हैं, इनके दरमियान जो स्पेस है वो उसका वॉल्यूम आ गया। एरिया इनटू डिस्टेंस ये होता है वॉल्यूम। तो ये अगले स्टेप में ये वॉल्यूम है, इधर आके डिवाइड हुआ जो वॉल्यूम है, AD = वॉल्यूम, एनर्जी ओवर वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ A∈0 ε/r E²। ये सारी टर्म्स कांस्टेंट है, 1/2 कांस्टेंट है, एरिया, ये सारी तीनों टर्म्स। तो समथिंग ओवर वॉल्यूम, मैस ओवर वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। एनर्जी ओवर वॉल्यूम क्या होगा, एनर्जी डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E², ठीक है ना। एनर्जी सिंपल एनर्जी E² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है कि उसमें वॉल्यूम भी है। तो हम वॉल्यूम को इधर ले आते हैं तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बन जाएगी, और वो उसको कहेंगे एनर्जी डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जब नेक्स्ट अगले टॉपिक्स में हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की, तो उसमें मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मैग्नेटिक फील्ड के स्क्वायर की। नेचर हैज़ अ सिमेट्री। तो थैंक यू वेरी मच।